इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं हम दोनों, यानी कि मैं सीमा सती और मेरे साथ हैं रजनीश। और स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत। और कार्यक्रम में हर बार की तरह कुछ एक विशेष विषय रहेगा और विशेष विषय में हमारे वैज्ञानिक भी रहेंगे हमारे बीच। और आज रजनीश, अगर हम बात करते हैं तो किस बारे में आज हमारा विषय रहने वाला है? देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है मेंथा की वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती। देखिए, मेंथा जो किसानों के लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि किस तरह से करें, इसका क्या यूज़ होता है, बाजार इसका क्या है, और हम जो हमारे किसान भाई हैं कैसे उसको मतलब व्यावसायिक तरीके से करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, और साथ ही साथ वो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी मांग को पूरा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ताकि हमारे किसानों की आमदनी बढ़े। बिल्कुल। और हमारा जो मेन जो लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, और साथ ही साथ लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक करना है। और जैसे कि मेंथा की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हमारे दिल में सबसे डॉक्टर साहब ये ख्याल आता है कि मेंथा होता क्या है। लेकिन आपसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम परिचय करा देते हैं। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर मूलचंद, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है NBPGR पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जैसे कि जो सबसे पहले हमारे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मेंथा क्या होता है और इसकी खेती किसान को क्यों करनी चाहिए? जी। देखिए, मेंथा पुदीना को कहते हैं जी। इसकी 4 स्पीसीज होती हैं, जैसे मेंथा आर्वेंसिस है, मेंथा पाइपरिटा है और मेंथा स्पिकाटा है। तो मेंथा आर्वेंसिस जो है उसको जापानीज मेंथा भी कहते हैं। तो उसको उगाया जाता है मेंथोल के लिए। जब आप हमें तेल निकालने के लिए फसल उगा रहे हैं तो ये मेंथा आर्वेंसिस को उगाना चाहिए। पीपरमेंट के लिए कर रहे हैं तो मेंथा पाइपरिटा, और स्पिकाटा होता है जिसकी हम चटनी वगैरह खाते हैं। तो मेंथा ये पुदीना है, पुदीना को ही मेंथा कहते हैं। जी। तो एक तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली यहाँ पर। ये तो सच में हमें भी नहीं पता था कि पुदीने में भी 4 तरीके की वैरायटीज हैं, और हम जो चटनी बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो अलग है। और बिल्कुल, और जो हम जो पुदीना का रस लेते हैं वो अलग होता होगा, या फिर जिसका हम पेपरमेंट बनाते हैं वो अलग है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बड़ा बताया कि मेंथा, हम तो सिर्फ वो चटनी, जैसा कि अभी सीमा ने बताया कि चटनी तक ही सोचते थे, लेकिन कभी कभी जो पुराने टाइम में दादी माँ वगैरह वो होता था ना कि पेट खराब होता तो पुदीना हरा दे देती थी। तो भाई इसकी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेडिसिनल वैल्यू भी है, इसका औषधीय गुण भी है। तो औषधीय गुण के हिसाब से मेंथा की कितनी बड़ी मार्केट है और इसका क्या यूज रहता है? देखिए, मेंथा का जो ऑयल है उसकी हमारे देश में भी और विदेश में बहुत अधिक मांग है, और किसान भाई मेंथा की खेती करके तो इसमें लागत कम आती है, दूसरे इसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, तो मेंथा की खेती करने से किसानों की आय दोगुनी हो सकती है जी। तो जैसे डॉक्टर साहब, आज हमारा जो विषय है मेंथा की वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती, तो हमारे किसान भाई जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो आज हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती करें, किस तरीके से वो शुरुआत करें, कैसे वो भूमि कौन सी लें, किस तरीके से काम शुरू कर सकते हैं। तो उसकी विस्तार पूर्वक आप हमें जानकारी दीजिए। जी। जो किसान भाई मेंथा की खेती करना चाहते हैं तो 2 प्रकार की खेती होती है। एक तो इसकी वार्षिक फसल उगाते हैं जिससे वो 3 और 4 कटाई ले सकते हैं, और इसके अलावा जो किसान भाई रबी में गेहूं या आलू की फसल उगाते हैं और उसके बाद मेंथा की फसल लेना चाहते हैं, तो वो आलू की खुदाई के बाद फरवरी के महीने में और गेहूं की कटाई के बाद अप्रैल के महीने में मेंथा की फसल लगा सकते हैं। और इस प्रकार जैसे हमारे ज़्यादातर किसान भाई समर में अपने खेतों को खाली छोड़ देते हैं, तो इसकी खेती करके उसका सदुपयोग किया जा सकता है और उनको अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। तो जहाँ तक मेंथा की खेती करने का प्रश्न है, तो ये वैसे सभी प्रकार की भूमियों में इसको उगाया जा सकता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती है उसमें इसकी बढ़वार ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी रहती है। इसके लिए 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त होता है, और इसे ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल दोनों प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी बढ़वार के समय अगर बरसात होती है तो वो बहुत अच्छा होता है। इसकी बढ़वार बड़ी तेज होती है अगर बरसात हो जाए। और जब हम इसकी कटाई करते हैं तो सूरज की रोशनी होना आवश्यक है, क्योंकि कटाई करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है सूरज की धूप में, और जब ये हल्का पीला हो जाता है उसके बाद जब
इसका ऑयल निकाला जाता है, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बाज़ार में उसका मूल्य बहुत अधिक मिलता है। तो और जहाँ उसके बाद किसान भाई जो इसकी खेती करना चाहते हैं, तो अगर वो वार्षिक फसल उगाना चाहते हैं तो उनको फरवरी के महीने में इसकी रोपाई करनी होगी और पहले से ही योजना बनानी होगी कि अगस्त के महीने में इसकी नर्सरी लगानी होगी। लगभग 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए लगभग 200 स्क्वायर मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई अपने या तो आसपास के किसान भाई जो मेंथा की खेती करते हैं या जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोई संस्थान है, तो वहाँ से इसकी जड़ें प्राप्त कर सकते हैं और अगस्त के महीने में इसकी नर्सरी लगा देते हैं। तो जब सकर्स 10 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं तो उनको 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखकर लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे इसकी जड़ें दबा दी जाती हैं और उसके तुरंत बाद सिंचाई कर देते हैं। तो खेती की रोपाई से पहले खेती की तैयारी करते समय किसान भाइयों को अगर उनके खेत में कटवर्म या दीमक की समस्या है तो एक 4,8-10G नाम के ग्रेन्यूल्स आते हैं, उसकी 20 किलोग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर में जुताई के समय मिला देनी चाहिए। और इसके अलावा अगर उनके उसमें रूट रॉट और स्टोलन रॉट मतलब कुछ बीमारियां लगती हैं तो इसके लिए जो सकर्स हैं उनको कैप्टान या थायराम के 0.2% के घोल में लगभग 5 मिनट तक उपचारित करके उसके बाद इसकी रोपाई करनी चाहिए। जी हाँ, तो एक बार हमारे किसान भाइयों को बता देते हैं कि आज हमारे किसान की बात कार्यक्रम में बात चल रही है मेंथा की वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती के बारे में और हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर मूलचंद जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं NBPGR पूसा नई दिल्ली में। और आप सीधे अगर सवाल है आपके मन में मेंथा की कृषि से जुड़े हुए तो सीधे फोन कर सकते हैं स्टूडियो में 23421081 और 23421083 हमारे फोन नंबर है। इस पे आप फोन करके सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाइयों और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। और जैसे कि अभी आपने सुना कि हमारे माननीय मंत्री साहब ने बोला कि विकसित भारत संकल्प अभियान भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत ही बखूबी कहते हैं ना बहुत सुंदर पहल है। और इसका उद्देश्य है कि देश के विकास में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना और देश में विकास के योगदान में उनको और ज्यादा प्रेरित करना। और इसके बहुत सारे उद्देश्य भी हैं जैसे कि उन्होंने बताया। और इस अभियान के तहत बहुत सारी गतिविधियां की जा रही है। जैसे कि उन्होंने बताया इन गतिविधियों में हमें भाग लेना है और इन गतिविधियों को भाग लेते हुए ज्यादा से ज्यादा विकसित भारत की पहल को आगे बढ़ाना है।
बिल्कुल सही कहा सीमा। और देखिए खास बात जो इस विकसित कृषि संकल्प अभियान की है, इसमें जितने भी हितधारक हैं, किसान, वैज्ञानिक, तो जो भी लोग जुड़े हैं उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना है, एक मंच पे आना है। और खासतौर से खेत में जाके ही जब हम बात करते हैं, जब वैज्ञानिक किसान से खेत में जाके बात करता है तो उसका एक जो प्रभाव होता है वो अलग होता है। और किसान को ये विश्वास होता है कि जो लैब के अंदर या अनुसंधान हमारा वैज्ञानिक कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है या मेरी बात को सुनकर कर रहा है। और यही इस जो अभियान का उद्देश्य है। और ये अभियान 723 जिलों में चलाया जा रहा है, जिसमें 65,000 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है और लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा किसान इससे लाभ ले सकेंगे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और सभी लोग इसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमें कोई भी नई चीज को विकसित करना है, खासतौर से प्रगतिशील किसानों में, तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के अभियान चलें। और जैसे कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, अब जो भी नई चीजें आ रही हैं, जैसे मेंथा की खेती की हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप किसानों के बीच जाकर मेंथा की खेती के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, क्या बताते हैं उन्हें और क्या उद्देश्य हैं इसके? जी देखिए, जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके प्रथम दिन 29 मई को मैं खुद हरियाणा के जो चरखी दादरी जिला है उसके 3 गाँवों में हम गए और हमने किसानों को बताया कि वो जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं, जैसे वो खरीफ में कपास उगाते हैं और उसके बाद गेहूं की फसल लेते हैं, तो उससे उनकी आमदनी बहुत कम होती है। तो मैंने उनको बताया कि आप पारंपरिक कृषि ना करके और इस तरह से मेंथा की खेती करिए, औषधीय फसलों की खेती करिए, इससे आपकी आमदनी लागत बहुत कम आएगी। और ये ऐसी फसलें हैं जिनको किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, इनको किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कीट और रोग बहुत कम लगते हैं और इसका मार्केट बहुत अच्छा है। तो इससे आप पारंपरिक फसलों की तुलना में कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह से आपकी आमदनी दोगुनी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, जब आप जाते हैं किसानों से सीधा उनके खेत में मिलते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है, कैसा रिस्पांस रहता है किसान भाइयों का? किसान भाई बहुत अत्यधिक उत्साहित थे हमसे मिलने के लिए। और एक किसान भाई वो धान की फसल करते हैं जी, तो उनके खेत में एक खरपतवार है जिसको सारा मोला ग्रास कहते हैं और वो कुछ खरपतवार नाशियों के प्रति वो रेजिस्टेंट हो गई है। तो वो इतने परेशान थे कि वो उसी खरपतवार नाशी का छिड़काव करें जिसके प्रति वो रेजिस्टेंट है, जिससे वो मर नहीं पाती है। तो उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया। तो मैंने उनको बताया कि ये इस हर्बिसाइड से इसको नहीं मारा जा सकता, रेजिस्टेंस हो गई है, और इसके लिए दूसरा एक खरपतवार नाशी उनको बताया और सही तरीका बताया कि किस समय इसका इस्तेमाल करें। और तो किसान भाई बहुत खुश थे, उनमें बड़ा उत्साह था और मुझे उम्मीद है कि जो टेक्नोलॉजी हमने उनको बताई वो उसका प्रयोग करेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। नमस्ते मैम जी। हाँ नमस्कार जी, बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ। राजेश जी सवाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेंथा पुदीनों को कहते हैं कि क्या है? जी, पुदीना को कहते हैं मेंथा। अच्छा जी। और ये हमारे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी एरिया जैसे कम बर्फ गिरती है, वहाँ पर इसकी फसल तैयार हो सकती है? हाँ जी, इसको आप इस मौसम में, जैसे जो अभी मौसम है अप्रैल से लेकर और जुलाई के महीने तक, इसको आप वहाँ उगा सकते हैं। और जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, उस समय इसकी खेती नहीं हो सकती। तो उम्मीद करते हैं कि राजेश जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि हम बात कर रहे थे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न एवं कृषि आय में वृद्धि के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? जी। तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस अभियान के तहत सरकार क्या कुछ? विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत मेंथा तथा औषधीय फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए की योजना तय की है जी। और मेंथा तथा औषधीय उत्पादों की दुनिया भर में अत्यधिक मांग है। लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि में मेंथा तथा औषधीय फसलों की खेती की जाएगी, जिससे किसानों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। और गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में हर्बल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे मतलब लोग जाकर उसको देखें और इसकी खेती कर सकें। और इस तरह से देश में जन औषधि को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त सरकार मेंथा की खेती के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के द्वारा तथा राज्य सरकारों के कृषि और उद्यान विभागों के माध्यम से 30% अनुदान प्रदान करती है।
है। जी, यानी कि हमारा पूरा यही फोकस्ड है कि इस देश की अर्थव्यवस्था में हर एक नागरिक का योगदान होना चाहिए और देश का विकास तेजी से इस वजह से आगे बढ़ेंगे क्योंकि सब व्यक्ति इसमें योगदान देंगे। बिल्कुल सही कहा सीमा। और देखिए कि जो सरकार किस तरह से प्रोत्साहित कर रही है, तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस तरह का प्रोत्साहन दे रही है और इस तरह के कॉरिडोर बना रही है और खासतौर से मेडिसिनल प्लांट की जैसे पूरी दुनिया में मांग है और भारत उस मांग को पूरा कर सकता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो युवा किसान, खासतौर से प्रगतिशील किसान जब इस खेती में आए तो उनको क्या क्या खास बातों का ध्यान रखना होगा, मतलब किस तरह से उनको सिंचाई वगैरह की ये जो समसामयिक विषय है तो किस तरह से उन्हें ध्यान रखना है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए खेती जब हम करते हैं तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जमीन, जल और जलवायु। जी। तो अगर जल की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, तो हम खेती नहीं कर सकते। तो जो किसान भाई जिनके पास पानी का मतलब सिंचाई की सीमित साधन उपलब्ध हैं तो वो मेंथा की खेती कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। और किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब ज़्यादा बरसात हो जाती है तो जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो अगर बरसात नहीं होती है तो एक बार इसकी सिंचाई कर दें और इसमें खरपतवार भी नहीं होते हैं क्योंकि इसकी बढ़वार इतनी तेजी से होती है कि जैसे ही पौधे बड़े हो जाते हैं तो वो खरपतवारों को ढक लेते हैं और उसके बाद खरपतवारों की समस्या नहीं रहती है। जी। और इसमें जैसे अगर उर्वरक प्रबंधन की बात, कुछ खाद जैसे गोबर की खाद या इस तरह का जी, इसके लिए जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो 250 से 300 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद खेत की तैयारी के समय मिला देनी चाहिए और लगभग इसकी 2 जुताई करनी चाहिए, एक पूर्व से पश्चिम, दूसरी उत्तर से दक्षिण, ताकि बीच में बिना जुती जमीन ना रह जाए और उसमें पाटा वगैरह लगा के उसको मिट्टी भुरभुरी हो जाए, इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि अगर उसमें कटवर्म और दीमक की समस्या है तो 4-8-10G ग्रेन्यूल्स मिलाएं और इसके साथ साथ किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं क्योंकि उससे पता चलता है कि उनके खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर क्या है और जो फसल वो उगाने जा रहे हैं तो उस स्तर को ध्यान में रखते हुए उनको कितने खाद और उर्वरक की आवश्यकता है। तो अगर किसान भाई वो नहीं करा पाते हैं तो इसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि बुआई के समय 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फॉस्फोरस और लगभग 37 किलोग्राम पोटास ये खेत की तैयारी के समय उसमें मिला देनी चाहिए और इसके साथ साथ 200 किलोग्राम जिप्सम भी मिलाना चाहिए। और डॉक्टर साहब जैसे आपने एक बात बताई थी तेल निकाला जाता है, ये वाली बात तो हमें भी, मेरे को तो पहली बार ही पता चली कि इससे तेल निकालना, तो ये तेल निकालना, इस तेल का क्या प्रयोग है और या क्या किसी खास विधि से इसे निकाला जाएगा? देखिए इसको डिस्टिलेशन का जो तरीका होता है, आसवन जिसे कहते हैं हिंदी में, उस तरीके से इसके तेल को निकाला जाता है। तो डिस्टिलेशन प्लांट है, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती और वो किसान भाई अगर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार अनुदान भी देती है और वो अपने फार्म पर ये डिस्टिलेशन प्लांट लगा सकते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा मतलब एक ड्रम टाइप की स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें जब इसकी कटाई करते हैं तो कटाई करने के बाद सूरज की रोशनी में थोड़े टाइम के लिए पौधों को रखा जाता है। जब थोड़े पीले हो जाते हैं तो उसको उसमें डाल दिया जाता है जो डिस्टिलेशन प्लांट है। उसके बाद में उसको थोड़ा सा पानी होता है और उसमें नीचे से हीट दी जाती है, तो जो स्टीम बनती है वो स्टीम फिर एक कंडेंसर से होकर गुजरती है जिससे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उसी को मेंथोल कहते हैं। वो मेंथोल दूसरे उसमें वो इकट्ठा करते रहते हैं और बाकी ये अलग अलग पदार्थों में से इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जैसे औषधियाँ बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, कन्फेक्शनरी में। जी। तो क्या अगर हम मेंथा की वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती की बात कर रहे हैं तो क्या किसी तरीके के प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी? किसान भाई अगर हमारे बिल्कुल नए हैं, उन्हें नहीं पता, तो क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता है और कहाँ से? जो किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती करना चाहते हैं उनको जो उनके नज़दीक में कृषि विज्ञान केंद्र, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र, और अब तो जो थोड़े बड़े जिले हैं उनमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और उनका काम है कि वो किसानों की हर समस्या को सुनें, उनका समाधान करें, उनको प्रशिक्षण दें, उनको अच्छी सीड और प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करें और खेती ही नहीं पशु पालन के बारे में भी उनको बताएं। मतलब जो भी किसान भाई अपने यहाँ पर करते हैं उनको हर तरह से मदद करना कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं उनका काम है। तो किसान भाई वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं या सीमै पे एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, वो औषधीय फसलों और मेंथा पर बहुत काम करते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कृषि विज्ञान केंद्र से उनको प्रशिक्षण लेकर और उसके बाद में जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं वो उनके क्षेत्र पर उसका प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जैसे किसानों को
विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ इसकी खेती से आपको इसकी ज़्यादा आमदनी होगी, तो उनके क्षेत्र पर वो उसका फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं। तो उसमें किसान को कुछ भी नहीं देना, सारी जो रिसोर्सेज हैं, जो इनपुट्स हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र करेगा, और उसके बाद में सारे किसान देखेंगे तो फिर उनको प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी आगे करेंगे। तो पहले डेमोन्स्ट्रेशन कराएं, प्रशिक्षण लें और उसके बाद में इसको करें। जी अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो हम आज बात कर रहे हैं मेंथा की वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती पर, और आज जो हमारे साथ विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर मूलचंद प्रधान, जो कि वैज्ञानिक हैं NBPGR पूसा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने मेंथा के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और हमारे किसान भाई बहन कुछ लगा भी रहे होंगे और कुछ इस और प्रेरित भी हो रहे होंगे, लेकिन किसान इस बात पे भी प्रेरित होता है कि भाई अगर मैं उत्पादन तो कर लूँ, लेकिन उसका बाजार मुझे कहाँ मिलेगा, वो कैसे बिकेगा, कितने दाम पे बिकेगा। तो ये जानकारी कई बार हमारे किसान भाई बहनों को थोड़ा कम होती है। तो इस बारे में कि इसका बाजार कहाँ होता है और कैसे उसको वो सेल आउट कर सकते हैं अगर किसान इसकी खेती करता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे किसान भाइयों का जो उत्पाद है उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता, मार्केटिंग की समस्या है। तो किसान भाई, एक तो मेंथा का जो फसल है उसको कुछ बड़े किसानों ने डिस्टिलेशन प्लांट लगाए हुए हैं, तो एक तो उनको बेच सकते हैं। इसके अलावा जो नज़दीकी मंडियां हैं वहाँ पर भी इसके खरीदार होते हैं, वो किसानों से खरीद कर इसको एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसकी विदेशों में अत्यधिक मांग है। इसके अलावा किसान भाई इसको खुद भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इसके लिए प्रोत्साहन देती है। वो उनके यहाँ से इनको कलेक्ट करके और नज़दीकी शहर जहाँ से ये बाई एयर दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, और उसमें किसानों का कोई भी खर्चा नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स या कोई ड्यूटी नहीं देनी होती। इसके अलावा ई चरक नाम से एक प्लेटफॉर्म है सरकार का, तो उसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों अपना वो डाल सकते हैं कि उनके पास क्या प्रोड्यूस है और बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पर आसानी से बिक सकती है। इसके अलावा बहुत सारे व्यापारी हैं जो इसको किसानों से खरीदते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं, तो नज़दीक में जो भी हैं। और इसके अलावा जो सेंट्रल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वो भी उनसे जुड़े किसान भाई, उनका भी उत्तरदायित्व है कि वो उनको मार्केटिंग कराने में, उनके उत्पाद को बेचने में उनकी मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की निर्यात की, जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट करने की, निर्यात की, तो जो किसान होता है कई बार थोड़ा सा घबरा जाता है कि उसके लिए पता नहीं क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, कागज होगा। तो जैसे अगर वो किस माध्यम से कहाँ जाकर ये पूरी की, उसको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या दस्तावेज चाहिए, तो इसके बारे में वो कहाँ जाकर जानकारी ले सकता है? देखिए, एक संस्था है केंद्र सरकार की, एपीडा, उनका काम जो है किसानों को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने के लिए किसानों को प्रमोट करना है। तो किसान भाई उनसे संपर्क करें और वो पूरी उनकी मदद करेंगे। और जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे जाके मदद तो मिलेगी, लेकिन अब हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि अब सारे किसान भाई हमारी सुन रहे हैं इस वक्त, और जो सबसे ज़्यादा जो चाहता है इंसान, वो चाहता है मुनाफा आए, किस तरह से बढ़ाई जाए। तो आज हम मेंथा की बात करते हुए डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आसान से आप हमें टिप्स बताएं और कि किस तरह से ज़्यादा आय कमा सकते हैं हमारे किसान भाई। देखिए, मेंथा क्योंकि जब हर प्रकार की भूमि में हो जाता है और इसमें ज़्यादा लागत नहीं लगाने की ज़रूरत है, और जो इसकी प्रोड्यूस किसान भाई जैसे 1 हेक्टेयर में अगर इसकी खेती करते हैं तो उसमें लगभग 100 किलोग्राम तेल मिलता है, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 800 रुपये प्रति किलोग्राम होती है। तो इस तरह से 80,000 रुपये का वो तेल
होता है। इसके अलावा 25 क्विंटल जड़ें भी प्राप्त होती हैं, सकर्स, उनकी कीमत भी लगभग 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 15,000 के करीब होगी। तो ये किसान भाई 1 एकड़ की फसल से लगभग 1 लाख रुपए मुनाफा कमा सकते हैं और 1 हेक्टेयर से लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, लागत कितनी आती है किसान की इसको लगाने में? 1 एकड़ की खेती करने के लिए, जिसमें हम खेती का जो रेंट है, जो किराया लगाते हैं, लगभग 25,000 के करीब उसकी लागत आती है, जिसमें मतलब 30% अनुदान देती है केंद्र सरकार। जी जी जी। तो और डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि हम मुनाफे की बात कर रहे हैं किसानों के हिसाब से, तो आपने किस्में बताई थी हमें उस टाइम 4, तो अगर हम किसानों के हिसाब से बात करते हैं तो बेस्ट इनमें से कौन सी किस्म रहेगी किसान जिसका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले पाए? देखिए, मेंथा की बहुत अच्छी किस्में हैं। इनमें है हाइब्रिड 77, MAS 1, शिवालिक, गोमती, कुशाल, सक्षम, ये अच्छी वैरायटी हैं। और एक वैरायटी है इसकी डमरू, जो कि वायबल सीड पैदा करती है, तो उसको बीजों के द्वारा भी फसल तैयार की जा सकती है। इसके अलावा एक और प्रिंजाल नाम से वैरायटी है, तो इसमें एक कीड़ा लगता है बिहार हेयरी कैटरपिलर, तो वो नहीं लगेगा उसमें। तो किसान भाई इनमें से कोई भी वैरायटी उगा सकते हैं। और जो सक्षम वैरायटी है उसमें सबसे ज़्यादा मेंथोल निकलता है जी। तो सक्षम वैरायटी अगर मिल जाती है तो किसान भाई उसको प्रेफरेंस दें। अच्छा, मिल जाती है इससे मतलब है यहाँ मिल जाती मतलब उनके नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से, या जैसे लखनऊ में सिमैप का एक इंस्टीट्यूट है वहाँ से मिलेगी, या आनंद में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है आनंद में, वहाँ से भी मिल सकती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, तो चलते चलते आप क्या संदेश देंगे कि जो हमारे युवा प्रगतिशील किसान हैं वो किस तरह से, उनको क्या फायदा होगा मेंथा की खेती से? मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये अभियान है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और उनके गाँव में जो वैज्ञानिक आ रहे हैं उनको वो अपनी समस्याएं बताएं, उनका समाधान पाएं और उनसे पूछें कि किस तरह से उनकी आमदनी बढ़ सकती है। और वैज्ञानिक जो भी तकनीकें बता रहे हैं उनको अडॉप्ट करें और इस तरह से उनकी आमदनी बढ़ सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने के लिए। प्रोग्राम से हमें निकलना होगा और मैं सीमा सती और मैं रजनीश आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।